नमस्कार। आज हम जरा बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसने सिलिकॉन वैली में ना काफी सनसनी मचा दी। सोहम पारेख। हाँ, सोहम पारेख, वो भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका वो एक साथ कई कंपनियों में काम करने वाला मामला जिसे मून लाइटिंग भी कहते हैं। बिल्कुल। और इस पर कई लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले को समझें कि भाई हुआ क्या था, इसके क्या मायने हैं। हाँ, मतलब तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू हुई, जहां तक मुझे याद है, प्लेग्राउंड एआई के पूर्व सीईओ सुहेल दोशी के एक एक्स पोस्ट से। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ही सबसे पहले ये बात उठाई थी, एक तरह से चेतावनी दी कि भाई सोहम पारेख नाम का एक इंजीनियर है जो एक ही टाइम पर मतलब 3-4 टेक स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहा था। और उन्होंने उसे निकाल भी दिया था पहले ही हफ्ते में। हाँ, निकाल दिया और वजह बताई कि उन्हें शक था कि वो झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। पहले ही हफ्ते में एक्शन ले लिया। ये तो काफी तेजी से हुआ। लेकिन क्या ये बात सच में इतनी सीधी थी? क्योंकि मैंने पढ़ा कि उनके टेक्निकल स्किल्स तो काफी अच्छे थे। हाँ, यही तो मजेदार बात है। कई फाउंडर्स ने बाद में ये माना भी कि पारेख के जो टेक्निकल इंटरव्यू थे वो कमाल के थे। उन्होंने सब पास कर लिए थे और उनका जो गिटहब पर काम था, मतलब कोडिंग वगैरह, वो भी काफी इंप्रेसिव था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? शक कैसे हुआ? दिक्कत तब आई जब वो मीटिंग्स के लिए मतलब कभी हैं कभी नहीं हैं, अनियमित थे, या फिर पता चलता था कि उनकी एक मीटिंग का टाइम दूसरी कंपनी की मीटिंग से क्लैश कर रहा है। तब लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, टाइमिंग का इश्यू। और फिर जब थोड़ी छानबीन हुई तो क्या निकला? आज जब छानबीन हुई तो मामला 3-4 कंपनियों का नहीं था। पता चला कि वो करीब करीब, आप यकीन नहीं करेंगे, 34 अमेरिकी स्टार्टअप्स के साथ जुड़े हुए थे। 34? हाँ, 34। और कई बार तो उनका काम करने का समय ओवरलैप भी कर रहा था। हम्म। और इनमें वाई कॉम्बिनेटर जैसी बड़ी जानी मानी कंपनियों से निकले स्टार्टअप्स भी शामिल थे। हम्म। सोचिए, 34 कंपनियां एक साथ। बाप रे, 34 कंपनियां! ये तो मतलब सुनने में ही अजीब लगता है। अच्छा, इस सब हंगामे के बीच सोहम पारेख का क्या कहना था? उन्होंने कुछ कहा इस बारे में? हाँ, उन्होंने टीवीपीएन नाम की एक पब्लिकेशन को एक बयान दिया था। उन्होंने माना कि हाँ, वो शर्मिंदा है जो उन्होंने किया, लेकिन उनका तर्क ये था कि उन्होंने ये सब अमीर बनने के लालच में नहीं, बल्कि जरूरत की वजह से किया। जरूरत? हाँ, उनका कहना था कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और इसलिए वो हफ्ते में 140 घंटे काम कर रहे थे। 140 घंटे एक हफ्ते में? ये तो मतलब दिन में लगभग 20 घंटे हो गए। यहीं पे बात थोड़ी टेढ़ी हो जाती है ना। एक तरफ उनकी बताई जरूरत, दूसरी तरफ कंपनियों के नियम, भरोसा। बिल्कुल, यहीं से वो नैतिक बहस शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई, अगर वो अपना काम पूरा कर रहे थे, जो डिलीवर करना था वो कर रहे थे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? रिमोट वर्क का फायदा ही यही है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर कंपनियां, खासकर फाउंडर्स, इसे सीधे सीधे भरोसे का टूटना मानते हैं। ये उनकी पॉलिसी का उल्लंघन है, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। उनका मानना है कि भाई, एक कर्मचारी का फोकस, उसकी वफादारी एक ही कंपनी के लिए होनी चाहिए, खासकर स्टार्टअप्स में जहां हर किसी का पूरा कमिटमेंट चाहिए होता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी थी ना। उनके सीवी मतलब बायोडाटा को लेकर भी तो कुछ गंभीर बातें सामने आई थी। हाँ, और शायद ये वाला पहलू मून लाइटिंग से भी ज्यादा सीरियस है। बात ये निकली कि उनके सीवी में जो जानकारी थी वो कथित तौर पर करीब 90% तक फर्जी थी। 90%? हाँ, मतलब जो प्रोजेक्ट लिंक्स दिए थे वो काम नहीं करते थे, जो योग्यताएं बताई थीं, जो अनुभव बताया था, वो सब संदिग्ध था। तो ये सिर्फ नियमों को तोड़ना नहीं हुआ, ये तो सीधे सीधे धोखाधड़ी जैसा मामला बन गया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब हायरिंग प्रोसेस पर ही सवाल उठ जाता है। बिल्कुल, कंपनियों के लिए भरोसा करना और मुश्किल हो जाता है। सोचिए, आप किसी को हायर करते हैं, इतना टाइम पैसा लगाते हैं, और अगर बुनियाद ही गलत जानकारी पर टिकी हो तो। सही बात है। तो इतना सब होने के बाद सोहम पारेख का क्या हुआ? अब वो कहाँ है? क्या उनका करियर पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, यहां एक और दिलचस्प मोड़ आया। पारेख ने खुद सुहेल दोशी से कांटेक्ट किया, पूछा कि क्या मैंने अपना करियर बर्बाद कर लिया, अब मैं क्या करूं। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अच्छा। हाल की खबर यह है कि वो अब डार्विन स्टूडियोज नाम के एक एआई वीडियो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, और वो भी फाउंडिंग इंजीनियर के तौर पर। उन्हें फिर से मौका मिल गया, फाउंडिंग इंजीनियर। हाँ, और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि डार्विन स्टूडियोज के जो सीईओ हैं, उन्होंने पब्लिकली पारेख की प्रतिभा की तारीफ की है। वाह, ये तो काफी अप्रत्याशित है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे प्रकरण से हम क्या सीख सकते हैं? क्या कुछ खास बातें निकल कर आती हैं? हाँ,
कई जरूरी सबक हैं इसमें। पहला तो ये कि रिमोट हायरिंग में ना कंपनियों को अब और ज्यादा सतर्क और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोग इसे हाइजीनिक हायरिंग कह रहे हैं। हाइजीनिक हायरिंग हाँ। मतलब भर्ती प्रक्रिया को और साफ सुथरा बनाना, ज्यादा गहरी जांच पड़ताल करना, खासकर बैकग्राउंड चेक्स वगैरह। दूसरा, ये जो मूनलाइटिंग है, इसकी नैतिक और कानूनी सीमाएं क्या हैं, इस पर बहस तेज हो गई है। भाई एक साथ 2 जगह काम करना शायद ठीक हो, लेकिन एक साथ दर्जनों जगह, हाँ कहां पर ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है और धोखाधड़ी शुरू होती है? हाँ, ये लाइन कहाँ खींची जाए? बिल्कुल। और तीसरा, ये कहानी हसल कल्चर पर भी एक बड़ा सवाल उठाती है। वो जो लगातार कड़ी मेहनत, लंबे घंटों तक काम करने पर जोर दिया जाता है ना। हाँ, और वो 10x इंजीनियर बनने का प्रेशर। एग्जैक्टली कि आपको औसत से 10 गुना ज्यादा काम करना है। ये दबाव कैसे लोगों को अपनी सेहत, अपनी नैतिकता, सब कुछ दांव पर लगाने पर मजबूर कर सकता है। पारेख का वो 140 घंटे काम करने वाला दावा, वो शायद इसी तरफ इशारा करता है। कहीं न कहीं सिस्टम में भी तो प्रॉब्लम है। तो कह सकते हैं कि सोहम पारेख की कहानी एक तरह से आईना दिखाती है। रिमोट वर्क की चुनौतियां, स्टार्टअप कल्चर का दबाव, भर्ती प्रक्रिया की कमियां, सब कुछ इसमें झलकता है। उन्हें एक नई शुरुआत मिली है, ये अच्छी बात है। हाँ, मिली तो है। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी बचता है, क्या वो इस बार एक ही नौकरी पर टिक पाएंगे? और क्या इस तरह की घटनाओं के बाद हमें दुनिया भर में रिमोट काम को लेकर नीतियों में, सोच में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल, ये सवाल तो सबके जहन में रहेगा। आगे देखना होगा कि क्या होता है।